वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 705 पर आ जाइए यूपी पीसीएस के लिए। और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम एंशियंट हिस्ट्री के प्रश्नों पर इम्पोर्टेंट हैं। जितने भी स्टूडेंट यूपी ट्रिपल एस सी पैट वाले हैं इस टेस्ट सीरीज़ को जो है रिवाइज करके जा सकते हो एग्ज़ाम में। ठीक है, इसी तरह के प्रश्न उसमें भी पूछे जाते हैं, कुछ लेवल हल्का सा हल्का होगा। तो प्रश्न क्रमांक संख्या 1 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, 3 स्टेटमेंट के साथ बता दीजिए कौन सा करेक्ट है। हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। ठीक है, दरबार का प्रसिद्ध कवि था। उसने देवी चंद्रगुप्त महाकाव्य की रचना की थी। वह प्रयाग प्रशस्ति का भी रचयिता था। हरिसेन समुद्रगुप्त का प्रसिद्ध दरबारी कवि करेक्ट है। प्रयाग प्रशस्ति का भी रचयिता था, ये भी सही है। देवी चंद्रगुप्त महाकाव्य की रचना की थी क्या हरिसेन ने? नहीं की थी, विशाख दत्त ने की थी। तो अब जहाँ जहाँ दो है उसको एलिमिनेट कर दीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3 केवल। तो समुद्रगुप्त के इतिहास का सर्वप्रमुख स्रोत उसी का मतलब स्वयं का समुद्रगुप्त का अभिलेख स्तंभ, इलाहाबाद स्तंभ लेख अथवा प्रयाग प्रशस्ति है। ठीक है, और इसकी रचना की थी उसके संधि विग्रहिक सचिव हरिसेन ने। बात करें देवी चंद्रगुप्तम की, तो देवी चंद्रगुप्तम की रचना की थी विशाख दत्त ने। ठीक है, हरिसेन ने नहीं। किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था? प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि हूणों को किसने पराजित किया, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त। तो स्कंदगुप्त ने पराजित किया हूणों को। लेकिन इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? भीतरी स्तंभ लेख से मिलती है। तो स्कंदगुप्त ने हूणों को बुरी तरह परास्त किया, इतना कि भारत से बाहर खदेड़ दिया। इस युद्ध का प्रमाण स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है, जिसमें हूणों को म्लेच्छ कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? कुमारगुप्त के सामने मंदसौर अभिलेख लिखा, पतिक के सामने तक्षशिला अभिलेख, प्रभावती गुप्ता के सामने उदयगिरी गुहा अभिलेख और समुद्रगुप्त के सामने लिखा है ऐरण अभिलेख। बहुत पूछते हैं ऐरण को। इसका संबंध समुद्रगुप्त से है, मंदसौर का कुमारगुप्त से सही है, पतिक तक्षशिला अभिलेख ये भी सही है। उदयगिरी गुहा लेख का संबंध होना चाहिए चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य से, तो गलत है सी। तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के उदयगिरी गुहा लेख में सनकानिक गणराज्य के प्रमुख सनकानिक महाराज का उल्लेख मिलता है, और इस लेख से विदित होता है कि इन गणराज्यों के प्रधान राजा अथवा महाराज की उपाधि धारण करते थे। उदयगिरी गुफा अभिलेख का संबंध गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य से है। परम भागवत की उपाधि धारण की थी इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। बाणभट्ट किस सम्राट के दरबारी कवि थे? बाणभट्ट रहते थे हर्षवर्धन के दरबार में। ठीक है, तो बाणभट्ट थानेश्वर के वर्धन वंश के प्रमुख नरेश हर्षवर्धन के प्रमुख दरबारी कवि थे। बाणभट्ट ने रचना की थी हर्षचरित की, कादम्बरी की और पार्वती परिणय की। इंपॉर्टेंट है हर्षचरित, हर्षवर्धन मत लगा दीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट हर्षचरित को हर्षवर्धन लगा देते हैं, जबकि रचनाकार का नाम है बाणभट्ट। कादम्बरी और पार्वती परिणय 3 रचनाएं हर्षवर्धन की बड़ी इंपॉर्टेंट पूछी जाती हैं पीसीएस में। प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद, और हर्षवर्धन, कादम्बरी और पार्वती परिणय बाणभट्ट। गुप्तोत्तर काल में हिंदू शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे, बताइए। तक्षशिला, विश्वविद्यालय, काशी, कांची, सभी। गुप्तोत्तर काल में हिंदू शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे काशी में, तक्षशिला भी और कांची भी और कश्मीर भी। तो गुप्तोत्तर काल यानी गुप्त वंश के बाद का काल। हिंदू शिक्षा के प्रमुख केंद्र इसमें कश्मीर, कांची, काशी और तक्षशिला आदि थे। काशी विश्व के प्राचीनतम बसे शहरों में से एक और भारत का प्राचीनतम बसा नगर है। यहाँ वरुणा और असी नामक नदियाँ गंगा जी में आकर मिलती थी, इसलिए इसे वाराणसी भी कहते थे। ठीक है, और अभी तक कहते हैं। विद्या और शिक्षा के क्षेत्र में काशी का महत्व न केवल गुप्तोत्तर काल में बल्कि वैदिक काल से ही होने लगा था। नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस युग का कौन सा सुमेलन सही नहीं है? हड़प्पा सभ्यता के सामने चित्रित धूसर मृदु भांड, कुषाण के सामने गांधार कला शैली, गुप्तों के सामने अजंता कला शैली और मराठों के सामने पहाड़ी चित्र शैली। कौन सा सही है? केवल एक ही सही है, फिर 3 गलत है यहाँ पर।
तो हड़प्पा सभ्यता में काले पालिशदार मृदुभांड है। मृदुभांड मतलब मिट्टी के बर्तन। गलत है पहला वाला स्टेटमेंट। चित्रित दूषण का थे हड़प्पा में। मुगल पहाड़ी चित्रशैली में मुगल मिश्रण होने लगा, तो मुगल हो जाएगा पहाड़ी चित्रकला शैली से। और मराठा अजंता तो आपको पता ही है, महाराष्ट्र में तो मराठा उधर। ठीक है, तो डी का अजंता हो जाएगा, सी का हो जाएगा पहाड़ी। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। कुषाण गांधार कला शैली, केवल 20 ही है यहाँ पर। तो यूनानी कला के प्रभाव से देश के पश्चिमोत्तर प्रदेश में कला की जिस नवीन शैली का उदय हुआ उसे गांधार शैली कहा जाता है। यह विशुद्ध रूप से बौद्ध धर्म से संबंधित धार्मिक प्रस्तुत मूर्तिकला शैली है। धार्मिक प्रस्तर मूर्तिकला शैली है जिसका उदय कनिष्क प्रथम के समय हुआ। तक्षशिला, कपिशा और पुष्कलावती और बामियान आदि इसके प्रमुख केंद्र रहे। इसमें स्वात घाटी के भूरे रंग के पत्थर तथा काले स्लेटी पत्थरों का इस्तेमाल होता था और इस कला का चरम विकास कुषाण काल में हुआ। बात करेंगे चित्रित धूसर मृदुभांड की, यानी पेंटेड ग्रेवेयर कल्चर। उत्तर भारत की लौह युग से संबंधित संस्कृति है ये, और उत्तर भारत के लौह युग का इस संस्कृति से निकट का संबंध है। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता लौह युगीन तो थी नहीं, वो तो ताम्र युगीन थी। तो गलत है पहला वाला स्टेटमेंट। यह मिट्टी के बर्तनों की एक परंपरा है जिसमें स्लेटी रंग के बर्तनों पर काले रंग से डिजाइन किया जाता है। ठीक है, बात करें मराठा अजंता चित्रकला, तो उसका मराठा से हो गया। और पहाड़ी चित्रकला शैली में मुगल मिश्रण आने लगा था, तो मुगलों से हो जाएगा इसका। एक रचना है, बड़ी प्रसिद्ध रचना है, विश्व प्रसिद्ध, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। किसने लिखी है ये? टेरियस, टॉलमी, स्ट्रैबो या फिर सॉफ? विल्फ्रेड एच सॉफ। टेरियस ने नहीं, टॉलमी नहीं, स्ट्रैबो नहीं, विल्फ्रेड एच सॉफ। तो पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी के लेखक हैं विल्फ्रेड एच सॉफ। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी पूरे विश्व में विख्यात महत्वपूर्ण पुस्तकों में से एक है। और विल्फ्रेड एच सॉफ का पूरा नाम क्या है? विल्फ्रेड हर्वे सॉफ। अमेरिकी हैं एक। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस एक का जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था किसका? बृहदत्त या खारवेल? खारवेल। तो सातवाहन नरेशों के विपरीत खारवेल जो है जैन धर्म का अनुयायी था। उसने जैन साधुओं को संरक्षण प्रदान किया और राजा बनने के बाद अपने पहले वर्ष में खारवेल ने जो है अपनी राजधानी कलिंग नगर, राजा बनने के बाद प्रथम वर्ष में खारवेल ने अपनी राजधानी कलिंग नगर में निर्माण कार्य करवाया। ठीक है, खारवेल ने तोरणों और प्राचीरों की मरम्मत करवाई जो तूफान में ध्वस्त हो गए थे। और क्या क्या किया उसने शीतल जल से युक्त तालाबों का निर्माण भी करवाया और इन कार्यों में उसने 5 लाख मुद्राएं खर्च कर दी थी। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। समुद्रगुप्त की कुल 6 प्रकार की स्वर्ण मुद्राओं में से कौन सी मुद्रा उसकी मुद्राओं में शामिल नहीं है? धनुर्धारी प्रकार, मयूर प्रकार, प्ररशु प्रकार, वीणा वादन प्रकार। धनुर्धारी प्रकार है, प्ररशु प्रकार है, वीणा वादन प्रकार है, मयूर प्रकार नहीं है। तो समुद्रगुप्त की विविध प्रकार की मुद्राएं उसके जीवन एवं कार्यों पर सुंदर प्रकाश डालती हैं। उसकी कुल 6 प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं हमें प्राप्त होती हैं। और मुद्रा के 6 प्रकार कौन कौन से हैं? गरुण, धनुर्धारी, प्ररसु, अश्वमेध, व्याघ्रहनन और वीणा वादन। मयूर नहीं है। ठीक है, अब देखिए, गुप्त राजाओं ने गुजरात को विजित करने के उपरांत चांदी के सिक्के चलवाए जिन्हें रूपक कहा गया, याद रखना। ठीक है, रूपक चांदी का सिक्का था गुप्त काल में। यह विजय संभवतः चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा शकों के विरुद्ध दर्ज की गई थी और शकों को जीतने के बाद ही चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। यह प्रश्न भी पूछ लिया जाता है। तोलकाप्यम ग्रंथ संबंधित है किससे? कानून से, प्रशासन से, व्याकरण महाकाव्य से या इन सभी से? तोलकाप्यम एक तमिल व्याकरण की पुस्तक है। ठीक है, तो व्याकरण और काव्य हो गया सी। तो तोलकाप्यम द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ है और ग्रंथ तोलकाप्यम जो है व्याकरण और काव्य से संबंधित है। अगस्त ऋषि के 12 योग्य शिष्यों में से एक तोलकाप्यम द्वारा यह ग्रंथ लिखा गया था। सूत्र शैली में रचा गया यह ग्रंथ तमिल भाषा का प्राचीनतम व्याकरण ग्रंथ है। इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी तक पूछा जा चुका है यह प्रश्न, मतलब इससे रिलेटेड।
क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल, कुरल किस भाषा में है? कुरल जिसकी रचना की थी तिरुवल्लुवर ने, ये तमिल भाषा में है। तो नीति शास्त्र का है ये, ठीक है, एथिक्स, नीति शास्त्र का की महान रचना तिरुकुरल या कुरल तमिल भाषा में लिखित एक प्राचीन मुक्तक महाकाव्य है, मुक्तक काव्य रचना है, और तिरुवल्लुवर इसके रचयिता थे, याद रखना। संभवतः इसकी रचना का जो काल है ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी से लेकर ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी तक हो सकता है। तो दो तीन चीज़ें, कुरल या तिरुकुरल, तिरुवल्लुवर रचनाकार, और किससे संबंधित है? नीति शास्त्र से, ठीक है। कौन सी भाषा में लिखा है? तमिल भाषा में। 12वां प्रश्न है, किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, अर्थात वहाँ के लोगों को आर्य बनाया? विश्वामित्र ने या वशिष्ठ ने? दोनों नहीं है ये, अगस्त्य ने, महर्षि अगस्त्य। तो महर्षि अगस्त्य वैदिक ऋषि थे, ये वशिष्ठ मुनि के बड़े भाई थे। इनका जन्म हुआ था श्रावण शुक्ल पंचमी को काशी में, और वर्तमान में यह स्थान अगस्त्य कुंड के नाम से प्रसिद्ध है। इनके विषय में कहा जाता है कि इन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, अर्थात वहाँ के लोगों को आर्य बनाया। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। मध्यकालीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास से रिलेटेड दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। तमिल क्षेत्र के सिद्ध एकेश्वरवादी थे तथा मूर्ति पूजा की निंदा करते थे। कन्नड़ क्षेत्र के लिंगायत पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगाते थे तथा जाति अधिक्रम को अस्वीकार करते थे। ये बढ़िया प्रश्न है, बिल्कुल यूपीएससी और स्टेट पीसीएस लेवल का। बताइए, दोनों गलत हैं या दोनों सही हैं? कन्नड़ क्षेत्र के लिंगायत पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगाते थे तथा जाति अधिक्रम को अस्वीकार करते थे, बिल्कुल। और तमिल क्षेत्र के सिद्ध एकेश्वरवादी थे और मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। तो दोनों के दोनों करेक्ट हैं, ये वाले स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। तो दक्षिण भारत के जो सिद्ध थे, एकेश्वरवादी थे, वे मुख्यतः शिव के उपासक थे, परंतु वे शिव लिंग की उपासना के विरोधी थे। कन्नड़ क्षेत्र के सिद्ध लिंगायत शाखा के जनक वसावन के इस सिद्धांत को मानते थे कि पुनर्जन्म नहीं होता है, और वे जाति प्रथा के भी विरोधी थे। लिंगायत की बात करें तो लिंगायत मत भारतवर्ष के प्राचीनतम सनातन हिंदू धर्म का एक हिस्सा है। इस मत के ज़्यादातर अनुयायी दक्षिण भारत में हैं, और यह मत भगवान शिव की स्तुति आराधना पर आधारित है। लिंगायत से कई बार प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए कि लिंगायत जो थे कहाँ थे, उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में? तो दक्षिण भारत में, ठीक है। कैसा सनातन हिंदू धर्म है, और देवता का नाम भी पूछा गया है, ठीक है। तो शिव की स्तुति आराधना पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? बताइए किसका था? मागध का, अग्रहारिक का, और परिव्राजक या श्रमण का? मागध का। तो प्राचीन और मध्यकाल में भारत के राजाओं के दरबार में कुछ व्यक्ति होते थे जो राजा की वीर गाथा का गान किया करते थे, जिन्हें कहा जाता था मागध। बात करें श्रमण की, तो जैन और बौद्ध परंपरा के सन्यासियों को श्रमण कहा जाता था, और परिव्राजक सन्यासियों को कहते थे। और अग्रहारिक की बात करें तो अग्रहारिक वो ब्राह्मण थे जिनको राजा के द्वारा अग्रहार अर्थात लगान मुक्त गांव जो है वो दान में दिए जाते थे। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किस चोल सम्राट के शासनकाल में निर्मित किया गया? तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर बताइए, परातंग प्रथम या राजेंद्र प्रथम, विजयालय या राजराज? एलिमिनेट करें, चलिए। विजयालय नहीं था, परातंग प्रथम नहीं था, राजेंद्र प्रथम नहीं है, राजराज प्रथम। तो तंजौर है तमिलनाडु में। तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर चोल सम्राट राजराज के शासनकाल में निर्मित हुआ, और चोल राजाओं ने अनेक शिव और विष्णु मंदिर भी बनवाए, और इन शासकों ने मंदिर की दीवारों पर लंबे लंबे अभिलेख उत्कीर्ण कराने का चलन जो है आरंभ किया, जिसमें वे अपनी जीत के ऐतिहासिक विवरण लिखते थे, ठीक है। तो ये 15 प्रश्न थे इम्पोर्टेंट, स्टेट पीसीएस में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते आए हैं, ठीक है। इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। धन्यवाद।